खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पिछले 2 दिनों में देश के 2 सबसे बड़े नेताओं ने एनआरआई से सीधा डायलॉग किया। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान न्यू इंडिया की उजली तस्वीर दिखाई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बहरीन में एनआरआई से बात करके देश को और पीछे ले जाने की बात कही। पीएम मोदी का कहना है कि आज जहां पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन के बारे में चिंता बढ़ रही है, वह आप दुनिया को हमारे देश में चल रहे सबका साथ सबका विकास का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 3-4 सालों में भारत के लिए दुनिया का नजरिया बदला है और हिंदुस्तान पर फोकस बढ़ रहा है क्योंकि भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो दूसरी तरफ बहरीन में राहुल गांधी ने देश की जो तस्वीर पेश की वो डराने वाली। राहुल का कहना है कि भारत इस समय संकट में है, खान पान विचार पर पहरा है, सरकार युवाओं को रोजगार नहीं मुहैया करा पा रही है और सभी मजहबों और समुदायों को इकट्ठा करने के बजाय सरकार खुद नफरत फैलाने में लगी। अब बीजेपी राहुल पर विदेशी धरती पर भारत के अपमान और नफरत की राजनीति का आरोप लगा रही है। देश कंफ्यूजन में है कि आखिर सच बोल कौन रहा है। बड़ा सवाल यह कि बेहतर हो रहा या खतरे में है मुल्क। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। गैर मुल्की हिंदुस्तानियों के दरमियान राहुल और मोदी। बहरीन में राहुल की तनकीद या तारीफ। क्या वाकई हमारा मुल्क बदल रहा है, बेहतर हो रहा है या खतरे में है मुल्क? इस देश के 2 करोड़ बेरोजगार युवा को प्रधानमंत्री जी के प्रॉमिस के मुताबिक रोजगार मिले। इस देश में सच्चा लोकतंत्र और संविधान लागू हो, सोशल जस्टिस इंश्योर किया जाए। अखिल गोगोई को जिस तरह से एनएसएस के चलते टारगेट किया गया, इस प्रकार से किसी का उत्पीड़न ना हो। यदि ये बात कहने का अधिकार इस देश के युवा को नहीं, इस देश के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, तो मेरा मानना है इस देश की सरकार को खुद से अशेम्ड होना चाहिए। बहरीन में GOPIO से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर ने अपने खिताब में रोजगार, तालीम और सेहत पर रोशनी डाली। कांग्रेस सदर ने कहा कि इन शोबों में हिंदुस्तान को आलमी मेयार पर लाना जरूरी है। कांग्रेस की हुकूमत में सबसे पहले रोजगार, तालीम और सेहत पर तवज्जो दी जाएगी। हिंदुस्तान सेहत के मामले में काफी पीछे है और इसको आलमी सतह पर लाना एक चैलेंज है। वहीं राहुल के खिताब पर बीजेपी का कहना है कि राहुल मुल्क के बाहर हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान को एक विजन देने का है। जरूर हम बीजेपी से लड़ते हैं, मगर हमारा काम अपने आप को इंप्रूव करने का है, आपको एक नई कांग्रेस पार्टी देने का है। और मैं इस बात में भरोसा रखता हूं कि अगर हमने आपको, हिंदुस्तान को एक नई कांग्रेस पार्टी दे दी, बीजेपी को लड़ाना कोई बड़ी बात नहीं, हराना कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारा फोकस हमारे ऊपर है। हमने गलतियां की, मगर हमारे पास स्ट्रेंथ भी बहुत है। राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने कहा कि हिंदुस्तान से बाहर राहुल मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। मुल्क जानता है कि ये यही कर सकते हैं। हिंदुस्तान के जमीन पर षड्यंत्र करके लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटना और विदेशों में जाकर हिंदुस्तान को बदनाम और अपमानित करने का प्रयास करना। मगर हिंदुस्तान के लोगों ने राहुल गांधी को नकार दिया है और विदेश की जनता जानती है कि भारतवर्ष से अधिक सशक्त लोकतंत्र पूरे विश्व में नहीं है। बीजेपी के इल्जाम पर कांग्रेस लीडर राज बब्बर ने सफाई देते हुए कहा, कांग्रेस सदर ने मुल्क के तई अपने फिक्र का इजहार किया है, मुल्क की बुराई नहीं की है। राहुल गांधी तो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जो यहाँ से मूल निवासी, जो यहाँ के रहने वाले जो वहाँ गए हुए सभी प्रदेशों के हैं, उनके बीच में जाकर उन्होंने कहा है कि हमें रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। जो चिंता है, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो है रोजगार, और इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। हमें जो खतरा जो है जिन चीज़ों से, उस खतरे को हम ना देखते हुए हम एकजुटता के साथ में किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, उस सहयोग करने का काम करें। और चिंता में और शिकायत में फ़र्क होता है
ये शायद बीजेपी के लोग अभी तक नहीं समझ सके। वहीं वजीर-ए-आजम मोदी ने पहले पीआईओ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर-ए-आजम ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया बदल रही है, मुल्क तरक्की के राह पर गामजन है। वहीं वजीर-ए-आजम ने आज के दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। ये भी हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हाल ही में कुंभ मेले को यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में स्थान मिला है। मेरा आग्रह है कि अगले वर्ष जब आप भारत आएं तो इस तैयारी के साथ आएं कि प्रयाग के दर्शन के भी जरूर जाने का मन कर जाए। आप अपने देश में अन्य लोगों को भी इस भव्य आयोजन के बारे में बताएंगे तो वो भी भारतीय संस्कृति की इस धरोहर से परिचित होंगे। बहरीन में GOPIO कन्वेंशन में कांग्रेस सदर के खिताब में रोजगार, तालीम और सेहत को तरजीह, इन शोबों में हिंदुस्तान को आलमी मेयार दिलाने की कोशिश को बीजेपी हिंदुस्तान पर इल्जाम और तनकीद के चश्मे से देख रही है। वहीं पीआईओ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में वजीर-ए-आजम का कहना है कि दुनिया बदल रही है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो बेहतर हो रहा है या खतरे में है मुल्क, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। यही हमारा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार जिंदल साहब मौजूद हैं, जो कि मुंबई से आज हमारे साथ लाइव इस बातचीत का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ इस बातचीत में मौजूद हैं, स्टूडियो में हैं। रविंद्र बड़गैया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। अमीर जमेई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्ट पार्टियों की आवाज बुलंद करते हैं, जिग्नेश मेवानी के साथी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल मंडल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं। और मौलाना सूफियान निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, वो हमारे साथ इस बातचीत में मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले रविंद्र साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी ने अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में कहीं कुछ ज्यादा ही खतरनाक तस्वीर तो पेश नहीं कर दी बहरीन में हमारे मुल्क की? वो कह रहे हैं कि नफरत बढ़ती जा रही है, नफरत को खुद बढ़ावा दे रही है सरकार, खान पान पर पाबंदी है, विचार रखने पर पाबंदी है। बड़ी खतरनाक तस्वीर पेश कर दी उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि मैं आज सुबह की आपको बात बताता हूं। अलवर में भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव के जो उम्मीदवार हैं जी, वो आज कहते हुए घूम रहे थे, सब चैनलों ने उसको कवर भी किया है कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप हिंदू हैं और नहीं देते हैं तो मुसलमान हैं। ये किस तरीके की बात हुई? और कल की बात है, ये बेंगलुरु में हुआ है। एक लड़की है, उसको व्हाट्सएप पे बजरंग दल के लोगों ने इतना सताया पिछले 20 दिनों पर, यहां तक उसके घर में आकर लोगों ने, क्योंकि उसने व्हाट्सएप पर लिख दिया था कि आई लव मुस्लिम। यस, तो जो भी, तो इसलिए अब इस नहीं, तो ये सारी खबरें सामने आ रही है ना, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि विचारों पर पाबंदी लगा दी गई है? कुछ ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है। देखिए, अब ये बेंगलुरु वाली जो खबर आपने जिक्र किया जिसका, वो हम सबको पता है ना। बिल्कुल आपको पता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं बाहर निकल जाऊं यहाँ स्टूडियो से और मुझे मार दिया जाए तो पता करके आप करेंगे क्या? भाई देश में उसी को तो कहते हैं, पता लगा करेंगे क्या आप? अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको लगता है इतने गंभीर हालात हैं, वाकई देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है। लड़की के साथ तो ऐसी है जो चली गई, कत्लेआम करने के बाद कांग्रेस ये कह रही है कि जो चली गई है, सुनिए, मतलब ये हुआ कि सब कत्लेआम होता रहा है। ये तो कहीं का तर्क नहीं हुआ, खुदकुशी कर लिया उसने। खुदकुशी करनी पड़ी, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है जी? ये वो लोग हैं जिन्होंने नफरत फैलाई है यहाँ पे, ये वो लोग हैं जो नफरत की नागरिकता करते आए हैं यहाँ पे, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सभ्यता को अपनाया है, पाकिस्तान की राजनीति को अपनाया है। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए, उस समय की जो बात हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान ने नफरत की राजनीति अपनाई और इतनी, अब मैं बोल रहा हूँ, अपनी बारी में बोल लीजिएगा, जो कुछ हो रहा है वो साहब अपनी बारी आएगी, बोल लीजिएगा। कांग्रेस ने किया है। 1947 में जब मुल्क बटे, तब पाकिस्तान ने नफरत की राजनीति अपनाई और इतनी कि उसने एक नफरत से आधारित एक मुल्क बना डाला। क्योंकि नफरत करना किसी धर्म, संप्रदाय या समुदाय की जरूरत नहीं है, ये राजनीति की जरूरत है जी। और इसीलिए पाकिस्तान में जब हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, उसके बाद उनकी राजनीति की जरूरत बरकरार रही। इसलिए अहमदिया, बोरा,
शिया सुन्नी इनको लड़वाया गया। लेकिन आपने क्योंकि ठीक है एक मिनट विनोद बंसल साहब, मैं नवीन जिंदल बोले के तो पास दीजिए। जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल साहब आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये जो वही राजनीति लव जिहाद है, ये वही राजनीति ये जो लव जिहाद है, ये एक हिंदू सेकंड मुसलमान जो कंप्लीट है, कर लेता हूं। ये इसमें तो बस विश्व हिंदू 30 परिषद सेकंड सबसे हो आगे रहती है। तो नहीं, नहीं, दरअसल क्या बिल्कुल, ये माना जाए कि आप लोगों की वजह से छवि खराब हो रही है इस देश की, कि राहुल गांधी को जाकर बहरीन में बताना पड़ रहा है कि भाई देश संकट के दौर से गुजर रहा है? देखिए अगर कोई इनका नेता आ जाकर के यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकता, इसका मतलब यहाँ उनको आजादी नहीं है क्या? सारे देश को अब पता है। देखो जिग्नेश मेवानी की आपको बताऊं 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपने इसमें किसमें क्या नाम है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे एक बड़ा सारा मुस्टंडा जो है वो दिखाया गया और वो एक टीवी चैनल का कैमरा लेकर उसको पता लगा यार ये तो राहुल गांधी का पीएस था। और वो जब उसको पूछा गया भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं तो भागता हुआ नजर आया और भागते उससे कम से कम 10 मिनट तक वो हाँफता रहा पत्रकार और उससे ये पूछ रहा भाई साहब आप क्या करने आए हैं, आप किस लिए आए हैं? जगनेश मेवानी के पीछे क्यों? अरे कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस साजिश के तहत इन लोगों को प्लान कर रही है। देखिए वही साजिश क्या? कांग्रेस तो जिग्नेश मेवानी के पीछे है। अरे मेरी बात इसमें दिक्कत क्या है? जिग्नेश मेवानी को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने दलितों को मारा, कांग्रेस ने मारा था। मैं कहता हूँ ओपनली तो नहीं करते। नहीं मुझे बताइए नहीं कांग्रेस ने जिग्नेश मेवानी से दिक्कत क्या है? वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, विधायक है गुजरात में। मुझे लगता है कंफ्यूजन हो रहा है। देश के टुकड़े करने वाले हैं उनके साथ कैसे हो गए? जिग्नेश मेवानी देश का टुकड़ा करने वाले कैसे हो गए? ये राहुल गांधी जेएनयू में जाकर रविंद्र जी एक मिनट व्यूअर्स को कुछ सुनने को मिल नहीं पाएगा, प्लीज एक एक करके हम बात करें। जी विनोद जी, राहुल गांधी जेएनयू में क्या करने गए थे मुझे कोई बताए? आखिरकार जो लोग कहते हैं कि देश के टुकड़े करने वाले जो लोग थे उनके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे थे आखिरकार? और वहां जाकर के वहां उसकी बजाय पकड़ा क्यों और नहीं उनको आपने? नहीं पकड़ा कौन नहीं पकड़ा क्यों नहीं उन्हें? भैया ऐसा है फिर वही बात है। अगर पकड़ लेते नहीं, अगर पकड़ लेते तो आप कहते हैं पकड़ लिया जी, पकड़ लिया तो आपको क्यों पकड़ लिया जी? लेकिन दिक्कत क्या है? मुझे मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। आप ये दरअसल फिजूल का परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही। कन्हैया कुमार देशद्रोही, जिग्नेश मेवानी देशद्रोही, असल जिन लोगों ने नारे लगाए उनको पकड़ा नहीं गया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इसको बांटने की साजिश करने वाले यही लोग हैं। तो पकड़िए ना, पकड़ा क्यों नहीं उनको? छोड़ा छुट्टा क्यों घूम रहे हैं? छुट्टा क्यों घूम रहे हैं वो लोग? छुट्टा तो वहां बहरीन में जाकर घूम रहा है। पकड़ना तो उसको चाहिए था, तो क्यों पकड़ना तो उसको चाहिए था। मैं एक मिनट सरकार निकम्मी है कि नहीं पकड़ पा रही है? नवीन जिंदल बीजेपी से हमारे साथ हैं। नवीन, क्या वाकई देश जो है वो संकट के दौर से गुजर रहा है? नफरत आप लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, रोजगार जिसका वादा करके आए थे वो मिल नहीं पा रहा। राहुल गांधी जो विपक्ष के इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं, उन्हें बहरीन जाकर इस संकट का जिक्र करना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि मदद के लिए तैयार रहिए। बस उन्होंने यही नहीं कहा कि गृह युद्ध जैसी स्थिति और सब कुछ कह दिया एक तरीके से। समीर भाई ये बात तो ऐसी हालत क्यों कर दी आप लोगों ने? देश ये सवाल पूछ रहा है। समीर भाई जो आपने कहा वो बिल्कुल समीर भाई जो आपने कहा सही कहा। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देश की जो प्रमुख विपक्षी दल के नेता मानसिकता के तौर पे मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। कोई सकारात्मक राजनीति देश में कर नहीं सकते, देश को विघटनकारी ताकतों के साथ मिलकर के तोड़ने का काम कर रहे हैं, साबित हो रहा है। और उसके बाद वो जाकर के कभी बहरीन में समर्थन मांगते हैं, कभी वो उनके नेता पाकिस्तान में जाके समर्थन मांगते हैं, कभी उनके नेता जाकर के जिस प्रकार से मैं मुंबई में हूं और मुंबई में पिछले समय में देखा, रविंद्र जी मुंबई के लोग आपको बताएंगे मुंबई के लोग जिस प्रकार से मुंबई को तबाह किया कांग्रेस ने, उसका जवाब मिलेगा। उसको जिग्नेश मेवानी टिवानी से कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं पूछता जिग्नेश मेवानी सवानी को, उसको कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन उसके पीछे पीठ पे जिस प्रकार से आप जयचंद की भूमिका कांग्रेस सदा निभाती रही है देश को तोड़ने के लिए, उसी भूमिका के तहत आप देख लीजिएगा वो लोग उनको जवाब देंगे। एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। अरे हम जिग्नेश मेवानी को आप इतना खतरा क्यों है भाई? ठीक है भाई, अपने क्षेत्र में काम करे ना, हमें कोई खतरा ही नहीं है समीर भाई।
वो अपने क्षेत्र में काम करे ना, जिसके लिए आए वो करें, वो गुजरात के डेवलपमेंट के लिए काम करें, जो उन्होंने जिस वायदे करके आए थे उसके लिए करें। लेकिन मुझे ये बता दें कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 67 विधायकों को लेकर के आए और दिल्ली छोड़ करके वो पूरे देश भर में भ्रमण करते रहे और देश में जाकर के नफरत की राजनीति करते रहे, जनता ने उनको हाशिए पे ले आए, उसी प्रकार से जो छदम राजनीति कांग्रेस कर रही है, जो नजर आ रही है जिग्नेश या किसी के पीठ के पीछे करो, वो सबको सामने साबित हो रहा है, कुछ चुप नहीं सकता यहां पर। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, आज देश को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? नकारात्मक राजनीति कौन कर रहा है? क्या विपक्ष सकारात्मक भूमिका अदा नहीं कर सकता? किसी मुद्दे को जो सही है उसको सही नहीं बोल सकता? आप भी पाकिस्तान के अंदर बीएसएफ के जवानों ने घुस करके 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, जिसने भारतीय सैनिक को की हत्या करी थी। मुझे एक कांग्रेस के नेता को बताइए जो एक भी आकर के बोला हो कि बीएसएफ के हम जवानों को, बीएसएफ के लोगों को हम बधाई देते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। नवीन वो सारी अलग बातें, लेकिन विदेशी धरती पर बहरीन जाकर राहुल गांधी ने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, आप लोग कह रहे हैं कि अपमान कर दिया उन्होंने देश का, जबकि हम पीएम को खुद सुन चुके हैं। साउथ कोरिया में पीएम मोदी ने जाकर क्या कहा था कि भाई अपमान महसूस होता है भारतीय कहने में, लेकिन अब हम जब से आए हैं तब से वो देश की तस्वीर बदल रहे हैं, तो वो अपमान नहीं था, तब वो देश का अपमान नहीं हो रहा था। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। उसको भी सुन लीजिए, मैं दोबारा आपको उसको बता देता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था, तब ये भी कहा था कि भारत अब जो है ईमानदारी के स्तर पर भारत की छवि लगातार बढ़ती जा रही है, पहले से बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है, और ये पूरा विश्व मानता है कि पिछले कुछ समय में भारत की छवि में जिस प्रकार से ग्रोथ बढ़ा है, ईमानदारी के क्षेत्र में भी, विकास के क्षेत्र में भी बढ़ा है। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, जातिगत राजनीति में या फिर अब तक बांटने का काम किसने किया? पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस, मुझे आज ही रोजगार की दूसरी बात करते हैं, दूसरी जातियों की बात करते हैं, पिछले 60 वर्षों में मुझे 10 काम ऐसे बता दे। गरीबी हटाओ का नारा लेके इंदिरा गांधी क्षेत्र राजनीति में आई थी कि गरीबी हटे, कितनी गरीबी? ठीक है नवीन ठीक है। अमित जमई हमारे साथ हैं, जिग्नेश मेवानी के साथी, जिग्नेश मेवानी का आप लोग जिक्र कर रहे हैं। अमित ये बताइए, बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दरअसल इस पूरे आंदोलन के पीछे खड़ी हुई है, देशद्रोह के साथी हैं, और क्या कहें, इसे मैनेज किया जा रहा है। जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, इन सारे लोगों को एक तरह से ठेका दे दिया गया है देश को तोड़ने का, यह साबित करने की कोशिश की जा रही है। समीर भाई, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम जिग्नेश मेवानी के प्रवक्ता नहीं हैं देश में, लेकिन इन सब के हम साथी जरूर हैं। इनके जो विचार है, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लोग एक साथ हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। सवाल ये है कि ये बीजेपी वाले, बीएसपी के लोग कह रहे जिग्नेश मेवानी कुछ भी नहीं है। अरे जिग्नेश मेवानी है आपके लिए, पूरे देश का मीडिया, पूरे देश की बीजेपी, पूरे देश की आरएसएस एक दलित लड़के से, एक अंबेडकर के बेटे से परेशान क्यों है? एक सरदार पटेल के लड़के से, हार्दिक पटेल से परेशान क्यों है? और राहुल गांधी ने क्या जाके बोला? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे, राहुल गांधी से हम जरूर पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर होंगे थोड़ा सा तो क्या बोल रहे हैं? आपको सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। आजम है, क्या बोल रहे हैं आप? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कुछ बोल रहे हैं क्या? पूरे देश कमाल है, बड़ी शर्म की बात है। यही जो है नकारात्मक राजनीति, यही राजनीति। और आपकी बात पहुंची नहीं ठीक से। भारत आप क्या कह रहे हैं? इस आंदोलन का मकसद क्या है? राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है इस आंदोलन का मकसद? देश है ये, देश कितने बुरे वक्त से समीर भाई, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी हो, सीताराम येचुरी हो, अखिलेश यादव के कारण बुरा वक्त, किसी और के कारण क्या है? इस जनतंत्र को बनाने के लिए, इस जनतंत्र को, इस संविधान को, इस देश को जिसने बनाया है, वो बचाने के लिए जरूर आगे आएंगे। आरएसएस के लोगों को प्रेम नहीं है संविधान से। आरएसएस लोग दंगा करवा रहे हैं महाराष्ट्र में, जिसने संविधान बनाया कम्युनिस्ट को आप कम्युनिस्ट में जाएंगे देश को, कम्युनिस्ट देश को जाएंगे। अम्बेडकर की छवि है, क्या करें भैया? केरल में हिंदुओं को बड़े विनोद जी पहला सवाल जी ठीक है अमित, ठीक है। मौलाना सुफियान निजामी, क्या आप राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं जो उन्होंने बहरीन जाकर कही, या फिर सियासत साधने के चक्कर में बड़बोलापन तो नहीं हो गया, जरूरत से ज्यादा डर तो नहीं दिखा दिया गया? इतने बुरे हालात हैं क्या देश के?
देखिए समीर भाई, असल में सियासत, जाहिर है कि आज सियासत जो चल रही है या तो वो डर दिखाकर चल रही है या डर के पीछे चल रही है, इसमें तो जाहिर है हकीकत है, कोई इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। राहुल गांधी हो या कोई भी हो, मेरा मानना यह है कि मुल्क के जो हालात हैं उसका जो तबसरा है वो मुल्क के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन इसका सारे लोगों पर होता है। वो राहुल गांधी पर भी होता है, वो हुकूमत के लोगों पर भी होता है और हुकूमत वाले लोगों पर भी होता है। देखिए, ये एक बात कहना कि मुल्क के हालात का तस्करा बाहर किया जा रहा है, ये 100-200 साल पहले अगर ये बात कही जाती तो मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक होता कि हिंदुस्तान की खबर है 1.5 साल 2 साल के बाद, 1.5 महीने 2 महीने के बाद बाहर पहुंचती, लोगों को शायद इसका इल्म नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन आज के दौर में जब गाय के नाम पर लोगों को मारा जाता है और वॉशिंगटन पोस्ट अपने अखबार में खबर शाये करता है तो लोग और कहां गौ जाते हत्या हैं? को सरेआम जो है ना, ये गौरवपूर्ण तरीके से पेश किया जाता है कि भाई पहले हिंदुस्तान तो आप छाती पीट रहे थे जब नरेंद्र मोदी ने कहा, आज आप उसका बचाव कर रहे हैं राहुल गांधी का। विनोद बंसल साहब, यही मानसिकता अगर आपकी। मुसलमानों को मारा जाता है, अखलाक की हत्या की जाती अरे है, अगर गौ को मारा जाता है, फांसी लगा लेता है, पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर कानून का दलितों उल्लंघन पर करते हमला हुए किया जाता सबसे है, संविधान और उसके बाद कोर्ट कहता है कि उसके बाद एक विषय से मत जाइए, आप विषय पर आ जाइए। सपोर्ट करते हैं मौलाना साहब विषय पर आ जाइए। आप दूसरे मजहब को इख्तियार कर लेते हैं, ये लोग कहाँ चले जाते हैं? नवीन ये नवीन बंसल साहब, राष्ट्रभक्ति का ऐसा क्यों लिबादा कर रहे हैं? ओढ़ने वाले क्या लोग सुफियान जब निजामी साहब की किसी बात लोगों तक मुसलमान नहीं की जान पहुंचनी जाती है, चाहिए। किसी आप लोग दलित बीच में की क्यों जान बोल रहे जाती हैं? है, एक मिनट, प्लीज। शंभूनाथ के जी। पीछे खड़े होते हैं ये लोग। विनोद बंसल साहब जैसे लोग शंभूनाथ को बचाते हैं, जो एक मुसलमान का नहीं तो लव आप जिहाद राहुल के गांधी नाम के पर आरोपों खड़े से हो। सहमत है? ये अपने एक यहाँ जातीय लोगों की भर्तियां कराते साथ हम खड़े नहीं हो हैं कि सकते। लव जिहाद के नाम पर। ये समझ लीजिए, नहीं तो हत्यारे के साथ थोड़ी खड़े हो जाएंगे बंसल साहब, हत्यारे के साथ थोड़ी खड़े हो जाएंगे। आप लोगों को वही तो वो कह रहे हैं, आप शंभूनाथ। लोगों की अरे हत्यारे के साथ थोड़ी खड़े हो जाएंगे। कि जो आपकी विचारधारा लव जिहाद के खिलाफ का बोलता जहर फैलाकर है, हत्यारे के साथ खड़े हो आपके जाएंगे खिलाफ क्या भाई? आवाज बुलंद करता है, सबसे पहले वो देशद्रोही हो जाता है। तो आप हत्यारों को जस्टिफाई कर रहे हैं, हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर आप कत्लेआम कराते हैं, आप दोनों समुदायों को लड़ाते हैं, आप जुनैद की हत्या कराते हैं गाय के नाम पर, और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान की बात। अगर आपको इतनी हिंदुस्तान की फिक्र है तो हिंदुस्तान के हालात पर अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते? लफ्जात से क्यों नहीं बात आ रहे हैं लोग? अगर आपको हिंदुस्तान की फिक्र है तो हिंदुस्तान के हालात तरीके से होगा नहीं, या कोई अगर हत्या कर देगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं, मैं कहता हूँ लोकतांत्रिक तरीका ये मानते क्यों नहीं है? लोकतांत्रिक तरीका है, सरेआम आदमी को जला दिया जाता है, वीडियो बनाए जाते हैं, वायरल किया जाता है। बचना चाहिए हमें ऐसी बातों से। मुझे बताइए, मुझे बताइए, आखिरकार सरेआम आप चैलेंज देकर के गौमांस की पार्टी करोगे इतना तो हिंदुस्तान चुप रहेगा? आप हिंदुस्तान चुप रहेगा क्या? अरे विरोध कीजिए ना, विरोध कीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से कीजिए भाई। आप मुझे बताइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपके माँ के ऊपर को हमला करें। नहीं, पहले मैं भारतीय हूँ उस देश अरे का। भारतीय यहाँ हो पे तो अपनी माँ की रक्षा करना भी आता है आपको, नियम आना और चाहिए कानून का राज है। आपको अपनी माँ की रक्षा करना भी आना चाहिए आता है। आपको। सरेआम मेरी माँ को कोई चैलेंज करके और खाएगा कि नहीं मैं तो उसको मारूंगा, तो मैं कानून का इंतजार करूंगा? मुझे बताइए, कानून का पालन करना प्रत्येक इंसानी का कर्तव्य है। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, आप सर्वोपरि ये देश काम कानून से करेंगे। चलता है। ठीक है, और कानून ठीक है सर, ठीक है। हत्यारों के साथ आप खड़े होते हो, ठीक है, आपके नेता खड़े होते हैं, आपके नेता खड़े होते हैं हत्यारों के साथ में। निखिल मंडल हमारे साथ हैं। निखिल, दो बिल्कुल अलग अलग बयान, दो अलग अलग पार्टियां, दो अलग अलग बयान। एक तरफ प्रधानमंत्री का बयान जहां पर वो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन के बारे में लोग वरीड हैं, लोग परेशान हैं, चिंता बढ़ रही है, तो उनको दिखाया जा सकता है हिंदुस्तान का मॉडल। यहां पर हम सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर काम कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो ठीक इसके उलट है। क्या आपको लगता है, अब जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भाई राहुल गांधी ने जो कहा उससे देश का अपमान हो गया, तो अगर सरकार की निंदा करना, जो गलत बातें देश में हो रही हैं वो देश विदेशी जमीन पर जाकर अगर कोई कह रहा है तो इसे सरकार की निंदा माना जाए या देश की निंदा माना जाए? नहीं, देखिए, अगर एज ए इंडियन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इंडिया का कोई परसेप्शन देश के किसी विदेश के किसी कोने में ये बनाया जाए कि वहां जीने के लायक वो माहौल नहीं है, या बहुत तरह की नेगेटिव बात अगर सामने आएगा तो निश्चित रूप से मैं एज ए इंडियन भी पसंद नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी पॉलिटिशियन को इतना तो जरूर याद रखना चाहिए कि पॉलिटिक्स करते करते आप उस दायरे को क्रॉस ना कर दें कि आप इंडिया का एक ऐसा परसेप्शन बना दें कि विदेश के लोग इंडिया आए ही नहीं।
और ये सच्चाई है कि इंडिया में आज ऐसा कहीं भी, अगर देश की, भारत की बात की जाए तो देश में कहीं भी ऐसा माहौल नहीं है कि आप आराम से चल नहीं सकते। ठीक है, कुछ समस्या है जिसे हम सब मिलकर आपस में सॉल्व कर सकते हैं, और विपक्ष का ये रोल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आप विरोध के दायरे में लाकर के कुछ भी आप परसेप्शन क्रिएट कर दें। हम भी एक समय ऐसा भी था कि हम बीजेपी के विपक्ष में थे, और तब भी आपने देखा होगा कि कई बार, चाहे जीएसटी का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, सर्जिकल स्ट्राइक का, बहुत से ऐसे मामला था जिसपे हमने सपोर्ट भी किया था। तो मैं कुल इलाके में कहना चाहता हूं कि जब भी पॉलिटिशियन बाहर जाए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, तो देश का परसेप्शन पॉजिटिव बिल्डअप होता है। तो निश्चित रूप से जब बड़े पॉलिटिशियन जाते हैं और देश के अगेंस्ट कुछ या फिर एक परसेप्शन बनाते हैं, तो उसे नेगेटिव भी माना जाएगा, और एज ए इंडियन कभी उसे पसंद नहीं किया जा सकता। नहीं तो निखिल ये बताइए, चलिए ठीक है, मैं ये सवाल आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगा, मेरे जहन में आया, मैं जिक्र कर देता हूं कि आप ऑपोजिशन पार्टी के एक नेता से ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अगर देश से बाहर जाएंगे तो फिर वो मोदी सरकार के गुणगान करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर असलियत है क्या। हमारे तमाम मेहमान क्या सोचते हैं कि वाकई क्या खतरे में है मुल्क या बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं यहां से। तो बेहतर हो रहा है या खतरे में है मुल्क, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। नवीन, रोजगार को लेकर लगातार राहुल गांधी सरकार पर हमला बोलते आए हैं, क्योंकि 1 करोड़ रोजगार का वादा आप लोग कर आए थे, लेकिन वो दिया नहीं जा रहा है। रोजगार को लेकर भी उन्होंने कहा है क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए जो युवा है वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। यह हालत हो गई है देश की। जब यह सवाल उठा तो मैंने डेटा निकलवाया, तो मुझे जो डेटा मिला वो ये, क्योंकि कोई क्लियर डेटा है भी नहीं, सरकार की तरफ से ये बताया भी नहीं जाता कि भाई 3 सालों में कितने लोगों को हमने रोजगार दिलाया। जो डेटा मेरे पास है वो ये कहता है कि यूपीए के आखिरी 3 साल जो थे उसमें 12,68,000 जो नौजवान थे उनको रोजगार मिला। मोदी सरकार के 3 साल में ये आंकड़ा जो है वो 8,67,000 का है, यानी यूपीए के आखिरी 3 साल से काफी कम। क्या वाकई ये हकीकत है जिसकी वजह से नौजवानों में गुस्सा बढ़ रहा है, नाराजगी बढ़ रही है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जैसे लोग? समीर भाई, इसको मुझे लगता है कि बाकी लोग भी अगर शांति से सुनेंगे तो उनके कहीं ना कहीं काम आएगा, जो मेरे विपक्ष के साथी यहाँ बैठे हैं जी। आज देश में एक तो है नौकर और एक है स्वावलंबी बनाना। हमने मुद्रा योजना के तहत 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरियां बहुत अधिक नहीं, और सरकारी नौकरियों के आधार पर देश चल नहीं सकता, ये बात सब जानते हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे वो राज्यों में हो। लेकिन उसके बावजूद हम लगातार आज देश में डेवलपमेंट पे बहुत बड़ी तादाद में काम चल रहा है, और ये स्वाभाविक तौर पर कोई भी योजना बनती है जमीन में आने में उसको कई वर्ष लगते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ जब ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत तेजी से काम करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत तेजी से सड़कों पर आई है, जमीनों पर आई है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, ब्रिजेस का निर्माण हो, चाहे वो जो है पार्कों का निर्माण हो। बड़ी तादाद के अंदर जो ओवरब्रिज बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सर्विस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री काम कर रही है, या फिर गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। सब लोग काम ही कर रहे हैं और लोग इसके अंदर लगे हुए हैं। आज देश में जिस प्रकार से रोजगार के तहत आज गांव का व्यक्ति भी चाहता है, उसका विश्वास केंद्र सरकार पे है ना, उसका नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, इसलिए वो कहता है कि मुझे रोजगार मिलना चाहिए। आज हर गांव का व्यक्ति उठ करके शहर आता है और बड़ी तादाद में आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको पहली बार विश्वास जगा है कि मेरी अपेक्षाएं केवल उस व्यक्ति से है जो इस समय केंद्र के अंदर रहते रहते हम सबको रोजगार दे सकता है, और हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है उसमें उसके बीच में जो लगातार नकारात्मकता फैलाई जा रही है और नेगेटिव पॉलिटिक्स की जा रही है, उससे एक हताशा का माहौल है। आज देश में रोजगार पहले से अधिक है और पहले से अधिक बढ़े हैं। आज भी सरकारी नौकरियों में लगातार डिपार्टमेंट्स में रोजगार है, लोग जाएं वहां काम करने के लिए, लेकिन विपक्ष नकारात्मक भूमिका अदा करने के अलावा दूसरा काम नहीं कर रहे। ठीक है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप किसी भी आरोप लगा रहे हैं, और रविंद्र आपके आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र बिल्कुल अब सुन लेते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी सुन लेते हैं। बिल्कुल, एक में 30 सेकंड, एक बड़ी
एक हम बिल्कुल सुन लीजिए, 31 सेकंड में एक बात कंप्लीट कर लीजिए। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से रोजगार बढ़े हैं, हाँ, जिस प्रकार से रोजगार बढ़े हैं, वो दूसरे को लगता है कि नकारात्मकता फैलाने से वो लोग इनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। आज जो लोग निकलकर, युवा बड़ी तादाद में बाहर आया है, वो इसीलिए निकल कर के आया क्योंकि उसको विश्वास है मोदी सरकार पर और केंद्र सरकार पर कि वो उसकी अपेक्षाओं के प्रति करीब रहेगी। ठीक है रविंद्र, सबसे पहले तो मैं नवीन जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 10 घंटे में 4 करोड़ रोजगार दे दिए, क्योंकि सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी ने 3.5 करोड़ कहे थे 11 बजे और अभी बज रहे हैं 9.5, तो आपके 7.5 करोड़। मुद्रा योजना जब आएगी ना तो फिर ये आंकड़ों में गड़बड़ी आपको नजर आएगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करने लगते हैं कि भाई हमने एंटरप्रेन्योर बनाया लोगों को, लोगों ने, किसी ने 10 को रोजगार दिया, किसी ने 5 को, हम उसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो होगा ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक डेटा ही नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार मिला। मैंने कुछ नहीं बोला हूँ, प्रधानमंत्री जी और 10 घंटों में इन्होंने 4.5 करोड़ रोजगार दे दिए, बधाई आपको। और इसीलिए कहते हैं आपका विकास सिर्फ टेलीविजन तक ही सीमित रहता है। दूसरी बात, ये जो आंकड़े जो आपने बताए हैं 12 लाख और 8 लाख के भारतीय जनता पार्टी के, हमारे आंकड़े नहीं थे, ये तो आप बता रहे हैं मुझे। और जाहिर है इसकी ये जमीन में लोगों को दिख रहा है कि लोग, जब इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, युवा इस देश में भटक रहे हैं, तो उनको जाहिर है कहीं ना कहीं वो रास्ता नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, जहां तक विदेश में बोलने की बात है, जब प्रधानमंत्री जी ने शंघाई में जाके ये बोला कि 2014 से पहले शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होने पे, तो उन्हें इस बात पे शर्म आती थी कि भगवान राम की जन्मभूमि हिंदुस्तान में है, उन्हें इस बात पे शर्म आती थी कि कृष्ण जी की जन्मभूमि हिंदुस्तान में है, उन्हें इस बात पे शर्म आती थी कि गौतम बुद्ध की जन्मभूमि हो सकती है, उन्हें इस बात पे शर्म आती थी कि मैं बता रहा हूँ, आप राजनीति करिए, आप राजनीति करिए, बीजेपी को लपेटिए, लेकिन हमारे आस्था के केंद्रों को अटैक मत करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे हमारे आस्था के केंद्र, देखिए अभी तक पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया है, मुझे बताइए प्रधानमंत्री को क्यों शर्म आ रही आज थी? वही बात कर रहे हैं। अरे कम से कम शर्म आनी चाहिए आपको। भगवान श्री राम के बारे में ऐसा सोच रहे हुए, अरे भगवान के बारे में ऐसा कर रहे हो आप। राहुल गांधी स्टेटमेंट था ना, अरे राजनीति करिए, सुनिए ना, भाई राजनीति करें। पीएम का स्टेटमेंट था ना, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। आपको पीएम का स्टेटमेंट राम जी का मतलब है आप सोनिया की बात करें ना, आप नवीन जी को बोलो ना, नहीं वो ठीक था क्या? लेकिन राम भारतीय होने पर शर्म आती थी क्या? नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको 2014 से पहले भारतीय होने में शर्म आती थी क्या? बंसल साहब बताइए मुझे। भाई साहब, जब भ्रष्टाचार में डूबी सरकार हो, मुझे नहीं लगता किसी को भी आती होगी शर्म। आदमी को शर्म नहीं आएगी क्या? 73 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया कांग्रेस ने, नहीं करता ना, मैं इनको शर्म नहीं आएगी क्या? इनको शर्म नहीं अगर मेरे आस्था के केंद्रों को अटैक करता रहेगा कोई, और जिस तरह से इन्होंने कहा अभी जरा पिछले 70 साल में कहा है भगवान राम के मंदिर को नहीं बनने दिया तो कांग्रेस है। अगर ये बार-बार न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, 5 दिसंबर को इनके कांग्रेस के नेता आखिरकार सीधे 5 दिसंबर को मानी सर्वोच्च न्यायालय में धमकाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को धमकाते हैं ये, और ये कहते हैं कि नहीं राम मंदिर की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? ठीक है अरे हम नहीं, गलत बात है। ठीक है, और क्या कर रहे हो आप? बंसल साहब एक एक करके सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा ना। मुझे आपको बोलिए। चलिए मैं निखिल मंडल के पास चला जाता हूँ। मैं निखिल मंडल, निखिल मंडल, प्रधानमंत्री जी ने अपमान किया है, ठीक है आपकी आस्था का। ठीक है निखिल मंडल, देखिए बात वहीं पर जाकर पहुंच गई, प्रधानमंत्री जी ने किया, बात वहीं पर जाकर पहुंच गई कि ये विदेशी धरती पर हिंदुस्तान के अपमान की शुरुआत किसने की? जब ये कहा गया कि भारतीय होने पर शर्म आती है, तो अब राहुल गांधी जब आपकी सरकार की बुराई कर रहे हैं, एनडीए सरकार की बुराई कर रहे हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? हिंदुओं को दोनों दर्जे का नागरिक इसे सरकार की बुराई के तौर पर देखा जाए। फिर कांग्रेस ने 370 कैसे गड़ी कर दी? अगर आप ये मान रहे हैं कि भाई मोदी जी ने देश की बुराई नहीं की, एक मिनट प्लीज सर आराम से, शब्द मेरे पास भी आराम से, तो रहते हैं आप, और क्या आराम से बंसल साहब एक मिनट, आप बचने का मौका दे रहे हैं ना, आप बचने का मौका दे रहे हैं। अमीर जमई समीर भाई जी, समीर भाई मैं 2 चीजें जी कहना चाहता हूं, बोलिए, मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। नेहरू जी बोलिए आप अमीर। और नेहरू साहब में, लोहिया साहब में सभी जानते हैं कि बहुत जबरदस्त, नेहरू साहब में, लोहिया साहब में बहुत जबरदस्त विरोध रहा करता था पूरी जिंदगी भर। एक बार लोहिया साहब विदेश गए, वहां के प्रेस ने कोशिश की कि नेहरू साहब के खिलाफ कुछ बुलवा ले, वो वहां नहीं बोले। जब वो दिल्ली लौट के आए तो उनके दोस्तों ने पूछा कि आप नेहरू जी के इतने विरोधी हो
अब विदेश में जाके आपने क्यों नहीं बोला उनके खिलाफ कुछ? उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं भारत विदेश में कैसे बोलता? ये जो ट्रेडिशन हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू किया कि उन्हें शर्म आती है भारत के होने पर, चाहे राहुल जी करें या कोई तीसरा आदमी करे, मेरे ख्याल से इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। आती है नहीं आती थी उनकी बात के हमारे बंसल साहब के लिए, बंसल साहब सुनिएगा, बंसल साहब आधा मिनट। बच्चा बच्चा राम का ये वीएसपी का नारा था। हम अभी जब गुजरात गए तो वहां पे 2300 चाइना की कंपनियां मोदी साहब ले आए हैं। उनकी वजह से जो हमारी स्मॉल स्केल कंपनियां हैं वो वहां पे बंद हो रही हैं। तो जो जो राम के बच्चे हैं, मोदी साहब ने अपनी नीतियों के चलते, चाइना प्लस नीतियों के चलते उनके हाथ में कटोरा थमा दिया। हमारा राम का बच्चा सरहद पे मारा जाता है, शहीद होता है। कि बोले थे कि हम 10 सर काट कर 20 लाएंगे, नहीं लाए, चले गए मोदी साहब बिरयानी खाने के लिए। वो पिछले 60-70 सालों में जो कांग्रेस किसान मर रहा है, उसके कारण हो रहा नहीं हो रहा। देश में मर रहा है। उसी राज को मारने वाला वो किसान है, उसी राज को मारने वाला किसान है। सरकार आपकी है, सरकार अभी आपकी है। अमीक दूर बैठे, ये पिछड़े आवाज आ जाए, जिनको ये बोलते हैं कि के लोगों में से हैं, उन पिछड़ों का रिजर्वेशन छीन रहे हैं। अरे भैया, राम के नाम पे देश को कितना बदनाम करोगे, कितनी आस्था से खिलवाड़ करोगे? राम के लोगों का कत्लेआम ये भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आप राम के नाम पर निखिल मंडल खड़े हो गए हैं। ठीक है अमीक 1 मिनट, निखिल मंडल जुड़ गए हमारे साथ। निखिल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अमीक ने भी अभी एग्जाम्पल दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का, अटल बिहारी वाजपेयी का भी हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और विदेशी धरती पर गए तो एक रिपोर्टर ने उनसे कांग्रेस के बारे में सवाल पूछ लिया, कांग्रेस की इस नीति के बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कांग्रेस के बारे में सवाल पूछना है तो मैं इसका जवाब भारत में दूंगा। ये तरीका ये सेट किया हमारे जो बड़े नेता थे उन लोगों ने। आज जो पॉलिटिक्स है वो इस लेवल पर क्यों आ गई है? राहुल गांधी या फिर बीजेपी का कोई नेता या सरकार का कोई मंत्री जाकर विदेशी धरती पर जब यह कहता है कि पुरानी सरकारों ने तो देश का नाम इतना नीचा किया, तो फिर या तो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए ना कि भाई किसी की तरफ से यह नहीं होगा, देश का अपमान विदेशी धरती पर नहीं सहा जाएगा। देखिए, इंडिविजुअली अगर हमारी बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी धरती पे इंडिया की बुराई करता है तो उसके पक्षधर हम नहीं है। दूसरी बात, आपने पहले सवाल जो पूछा वो आधा मैं सुन पाया तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि आपने कहा कि सरकार विपक्ष में है तो वो कहीं ना कहीं विरोध या वैसे ही बात करेंगे। मुझे लगता है इसे दूसरी तरह से भी उठाया जा सकता है। अगर आप रोजगार की ही बात कर रहे हैं तो 1 साल बाद चुनाव है, आपने भी सोच रखा होगा कि आखिर आप चुनाव के बाद अगर आप सरकार बनाते हैं तो युवाओं को रोजगार कैसे देंगे। तो आप उस मैनिफेस्टो के तहत भी इंडिया के बाहर जाकर के आप बातें कर सकते हैं कि आप रोजगार कैसे लाएंगे, अगर हालात बिगड़े हुए हैं तो उस हालात को आप सुधारेंगे कैसे। तो वो उसे पॉजिटिव पॉलिटिक्स कहा जा सकता है और उस मैनिफेस्टो के आधार पर भी आप इंडिया के बाहर जाकर के एक परसेप्शन बना सकते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन विकास की बात सोचते हैं, ना कि आप इस तरह की सिर्फ विरोध की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं परसेप्शन इंडिया का भी नेगेटिव बनेगा और हमारे पॉलिटिशियन का भी कि सिर्फ और सिर्फ ये विरोध की राजनीति करते हैं। तो मेरे ख्याल से चीजों को अगर नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है तो उसके सॉल्यूशन के साथ आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी एक यंग जनरेशन के पॉलिटिशियन है तो उन्हें यूथ के बारे में अगर चिंता है तो उन्हें बताना होगा कि 2019 में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो कैसे यूथ को रोजगार देने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस तरह से राजनीति पॉलिटिक्स जो है वो पॉजिटिव दिशा में जा सकती है। ठीक है, भारत कैसा है दोनों बड़ा अंतर है समीर भाई। जो भारत कैसा था और भारत कैसा है, दोनों बड़ा अंतर। रविंद्र जी ये सवाल ये बात रविंद्र जी ठीक है, रविंद्र जी इसका जवाब देंगे। मैं जवाब दे रहा हूं। बार बार ये बात कही जा रही है रविंद्र जी कि पीएम ने जो कहा वो पहले की सरकार के लिए कहा, अब अच्छा माहौल हो गया है हमारे देश में, हम अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, आप आइए निवेश कीजिए। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस देश में अभी मौजूदा वक्त पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तो इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा, यहां आने के बारे में हम सोचे ही ना। ये फर्क है, ये दलील दी जा रही बार बार। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, 2 मुद्दे हैं। आप तो पहले बोला कि देश की हमारी संस्कृति के खिलाफ
जी, प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान दिया है तो वो गलत है जी। जो उन्होंने दिया था डिमोनेटाइजेशन के दौरान, वो जापान गए, उन्होंने कहा कि मेरे देश का जो बेटा अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ आया था, आज उसके अकाउंट नंबर खोज रहा है। प्रधानमंत्री जी, मेरे देश के युवा ऐसा नहीं है। वहां जाने आप कैसे युवाओं से संबंध रखते हैं जिसको आपकी इस प्रकार की धारणा बनी है। तो अगर ऐसा कोई जापान की धरती में जाके, जो कि एक सांस्कृतिक देश है, जो संस्कृति को समझता है, वो उतनी प्राचीन उसकी संस्कृति और सभ्यता जितनी हमारी है, जिसपे हमें भी गर्व है, उस संस्कृति के बारे में आप जापान में ऐसी बात कहेंगे तो इसमें ये वाकई शर्मनाक है। बहरहाल अभी मैं इनके पुत्र ये बोल रहे हैं कि आप सकारात्मक कुछ बात वहां पे करते। राहुल गांधी जी का मैं लाइन आपको पढ़ के सुना देता हूं। ही सेड कि वी नीड योर ओपननेस, योर स्किल्स, योर टैलेंट, योर टॉलरेंस, your patriotism that India needs today. Skill, talent, openness, ये जब चीजें उन्होंने साफ साफ बोला, एक सकारात्मक था कि हमसे आपसे क्या चाहिए, हमसे आपसे पैसा नहीं चाहिए था, हमसे आपसे हमें आपका एक सार्थक सहयोग चाहिए देश को आगे बढ़ाने में, और वो समग्र विकास के लिए चाहिए, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे नैतिक हो। इस तरीके की चीजों की बात की। लेकिन उन्होंने ये भी कहा ना कि देश इस वक्त संकट से घिरा हुआ है, तमाम समुदायों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने का काम खुद सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये सारी बातें हमने बोली ना। देखिए वो हमारे देश में जो गतिविधियां हो रही है, अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो मुझे और आपके श्रोताओं को बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की राजनीति देश में कौन कर रहा है और इससे किसको फायदा हुआ है। चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो कराने वाले कौन थे, आप बता दीजिए। आप लोग के पास खबर है, आप बता क्यों नहीं देते? चाहे वो आप बता दीजिए। मौलाना सुफियान निजामी इसका जवाब देंगे। मौलाना सुफियान निजामी इसका जवाब देंगे। मौलाना सुफियान निजामी साहब, क्या बहुत ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं। मैं आपसे ईमानदार एक आंसर चाहता हूं इस बात का। लव जिहाद पर इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, या फिर गौरक्षकों की गुंडागर्दी पिछले दिनों जिस तरह से देखने को मिली, आपको लगता है, एक मिनट क्यों नहीं कह सकते? जो गुंडागर्दी कहेंगे, जो गुंडागर्दी करेगा वो गुंडा ही कहलाएगा भाई। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ना देखिए, या तो गौरक्षक होगा, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हुई है। ठीक है, जो सही मायने में गौरक्षक है वो गुंडा नहीं हो सकता। मैं बात आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी जो इस देश में हुई, गौरक्षा के नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का बयान भूल गए आप? सुनिए, मैं आपको नरेंद्र मोदी का बयान भूल गए आप? देखिए, पुलिस की रिपोर्ट भूल गए आप। 80% गौरक्षक गुंडागर्दी कर रहे हैं। समीर भाई, मुझे बताइए, आप वो बयान, वो पुलिस की रिपोर्ट भूल गए आप? जो पुलिस ने साफ साफ कही थी, पुलिस की रिपोर्ट के साथ बयान क्या है? पुलिस ने साफ मौलाना सुफियान निजामी, मौलाना सुफियान निजामी, 5 केस। अरे सर प्लीज प्लीज, चलिए लीजिए। मौलाना सुफियान निजामी से संपर्क ही कट गया। नवीन कुमार साहब नहीं, बल्कि अमीर जमई के पास में जाऊंगा अभी फिलहाल। अमीर जमई, समीर भाई, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हुई पिछले दिनों, या फिर लव जिहाद के नाम पर जो इस देश में किया जा रहा है, क्या उसकी तुलना इस बात से की जा सकती है कि सरकार खुद देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, दो रिलीजन्स के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है? क्या एक मिनट क्या इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है? अमीर, ईमानदार जवाब दीजिएगा। सरकार ने कब किया? वो सरकार की तरफ से प्रायोजित था क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, ये क्या कहना चाहते हैं? 2016-2017 मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो बीफ का व्यापार है वो 16% और ज्यादा बढ़ा है। बीफ का लेदर, गाय का लेदर, गाय का गोश्त का 16% ज्यादा। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारे अरुण जेटली साहब है, उनका मंत्रालय का रिपोर्ट है। बीफ और गाय को मत जोड़ो, ये 16% बढ़ा है। और हमारे गोवा के मांस का निर्यात भारत के अंदर, हमारे गोवा के मुख्यमंत्री कहते हैं भाजपा के, टीवी चैनल पर बैठे हैं, गोवा में गाय के गोश्त की कमी नहीं होने देंगे। और कांग्रेस के महामंत्री गोवा के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं असेंबली के अंदर कि गोवा के अंदर गाय के गोश्त की कमी नहीं होने देंगे। और उसके बाद आप ये तो है इनका चेहरा गाय को लेकर। इनके गोवा के मुख्यमंत्री ने बोला है, गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा
कि हमारे प्रदेश में दाल पे गोश्त की कमी नहीं होनी चाहिए। आप मजबूरी समझिए। सुनिए जी, की पार्टी करेंगे। आपकी परवरिश है गुंडई, आपकी परवरिश है गुंडई। गुजरात से जो लोग गुंडई के रहे थे वो आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए, वो आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। गुंडई तो आप करेंगे ही। मैं कहता हूँ आखिरकार ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं मुस्लिम परस्त और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, हम सरेआम ये गौमांस काट गौ हत्या करते रहेंगे। कांग्रेस ने केरल में क्या किया था? चैलेंज देकर गौ काटा। बैन कीजिए ना भाई, बैन कीजिए ना। अरे बैन क्या गौ हत्या बैन हो पूरे देश में। अरे महाराज, गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा जो, उसका जवाब दो। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा बीफ का हम। सुफियान निजामी साहब, मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी, आप समीर भाई आवाज मिल रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हुआ था। अब आप सवाल करिए मुझसे। जी, सवाल मेरा यही था कि क्या लव जिहाद की जो घटनाएं या गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी पिछले दिनों देखने में आई, उसके बिना पर यह कहा जा सकता है क्या कि ये सरकार खुद स्पॉन्सर कर रही है इस तरह की हिंसा को? ये आप कह सकते हैं क्या? वो भी तब जब पीएम ने बार बार अपने बयानों में खंडन किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है राज्यों को। एक मिनट प्लीज प्लीज, क्या ये कहा जा सकता है, ये तस्वीर पेश की जा सकती है क्या हिंदुस्तान की बाहर जाकर? समीर भाई बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। वजीर आजम साहब ने तो यह भी कहा था कि अगर जो दलितों को परेशान करते हैं तो पहली गोली मुझे मारें, ये भी वजीर आजम साहब ने कहा था। गौ रक्षक करने वालों के ऊपर भी वजीर आजम साहब ने कहा था। अभी आप लखनऊ में रह गए, आपने टाइम्स इन्होंने गोली चलवाई। ऐसी बातें मुल्क के अंदर दाढ़ी वालों को रहने का कोई अख्तियार नहीं है। क्या कह रहे हैं? वाल्मीकि जयंती क्या कहा था? आप खुद लखनऊ में रह के गए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। मुजफ्फरनगर के एक विधायक ने कहा है कि दाढ़ी वालों को रहने का इख्तियार नहीं है। सवाल इस बात का है कि विनोद बंसल साहब जो खुद कहें वो ठीक है और जो दूसरा कहे वो गलत है। जो इनकी विचारधारा के साथ चलेगा वो देशभक्त होगा और जो इनकी विचारधारा के खिलाफ होगा वो देशद्रोही होगा। अगर बात बीजेपी के खिलाफ की जाएगी तो वो बात मुल्क के खिलाफ हो जाएगी, और अगर बात बीजेपी के हक में की जाएगी तो निजामी साहब का स्टैंड भी पता है आपको। गौ हत्या को बैन करने की मांग करते रहे निजामी साहब ने सारे लोग गौ स्पेलिंग करते हुए और गौ हत्या करते हुए पकड़ेंगे। उसमें 90% मुसलमान क्यों हैं? ये क्यों नहीं कंडेम करते इस बात को? नवीन, मैं आऊंगा आपके पास। निजामी साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। नहीं, पहले निजामी साहब की बात कंप्लीट हो जाए भाई। एक मिनट, मुल्क के अंदर बूचड़खाने हैं जी। सुन लीजिए विनोद बंसल साहब, 354 बूचड़खाने। विनोद बंसल साहब जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, उसमें से सिर्फ 54 के मालिक मुसलमान हैं, बाकी के मालिक आप लोग हैं। आप लोग दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत बांटिए, पहले अपने लोगों को समझाइए कि जो बूचड़खाने चल रहे वो बंद करें। गौ रक्षा के नाम पर जो हो रहा है वो बंद किया जाए, और लव जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, कभी दलितों की हत्या, कभी उना में दलितों की पिटाई, कभी मुसलमानों का कत्लेआम, ये बहुत दिन तक इस मुल्क में नहीं चल पाएगा। अगर आपकी विचारधारा के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको आपको हिंदू बताते हैं, फिर एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेसी है। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये कौन सी भाषा आपकी? आप किसका समर्थन कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सबके सब जो है भाजपा के लोग हैं। आप ये कहना चाहते हैं क्या? अभी आप कह रहे थे कांग्रेस, सपा और बसपा सब उसका समर्थन कर रहे थे। वो लोग हैं, आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? विघटनकारी राजनीति शंभुनाथ को बचाने के लिए आ जाते हैं। ये वो लोग हैं और फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान की छवि ना खराब हो। के लिए आप खड़े हो गए, पहले तो हिंदुस्तान की छवि खराब करते हैं, जब ये बात दूसरों तक पहुंचती है फिर कहते हैं कि लोग हिंदुस्तान की छवि खराब करते हैं। देश को तुष्टीकरण की राजनीति का बचाव बन रहे हैं। भैया केरल से कितने लोग गए मुझे बताना जरा समीर भाई। कैसी बात? समीर भाई मुझे सत्ता पर बैठने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सत्ता को हासिल करने पड़े हुए थे वो जाकर शंभुनाथ ने जो हत्या की वो लव जिहाद के नाम पर शंभुनाथ ने जो हत्या की वो अल्लाह अकबर कहकर की थी क्या? नहीं मुझे बताइए। नहीं प्लीज आप
कम से कम हत्यारे का मजहब ना देखिए, अरे भैया आतंकवाद का मजहब ना देखिए प्लीज। मैं मजहब नहीं देख रहा। आतंकवाद में रंग न तलाशिए, हरा और भगवा रंग नहीं तलाशना चाहिए। जो जहर बोल रहे समाज के अंदर, यही तो राहुल गांधी, राहुल गांधी अपने धर्म के नाम पर अपना जाति फायदा हासिल करना, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाना और अपनी सियासी फायदा हासिल करने के लिए जब आप ऐसी बात करते हैं बंसल साहब, तो राहुल गांधी की बात सही साबित होती है। नवीन जिंदल उनके बारे में नहीं बोलेंगे। नवीन जिंदल बार बार ये बात की जाती है कि दो चेहरे हैं बीजेपी के। एक तरफ जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको आप लोगों ने छूट दे रखी है, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आपकी केंद्र सरकार के मंत्री तक ये कह देते हैं कि हम तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलने आए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है जिसका जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। समीर भाई एक बात, बिल्कुल एक बात तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जब आप केंद्र की सरकार एक समूह के तौर पे सरकार निर्णय लेती है, मंत्रिमंडल का समूह रहता है, उसमें कभी भी देश के सदा विकास की बात हुई है, उस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। मौलाना साहब ने अपनी पूरी डिबेट में, अपनी पूरी वक्तव्य में एक बार ये नहीं कहा कि जो गो तस्कर लोगों को मारते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, वो भी लोग मारे गए हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो इनकी सोच के बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये सब बूचड़ खाने वालों को उन्होंने बता दिया कि आपके लोग हैं, भाजपा के लोग बता दिया। हाँ, निंदा होनी चाहिए, उस पर नहीं बोलेंगे एक बार। लेकिन जब बार बार इस देश में विकास की हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, हम कार्रवाई करें तो आपको सुन लीजिए, उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आज देश में जब हम विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उस पर ये बात नहीं करेंगे, उसमें लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। आज देश में जिस प्रकार से आरएसएस ने सदा लोगों को जोड़ने का काम किया है, और यही कारण है जब भी कभी आपदा आई है उसने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा आरएसएस ने, वो लोगों की मदद करने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन उसके लिए इनको कष्ट होता है। आज सरकार चलाती है, यूपी के अंदर समीक्षा करती है, इनकी दुखती रंग पर मैंने हाथ रख दिया, इसलिए अपनी बात सुनने नहीं देंगे और आम लोगों तक ये बात पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन सुन लीजिए, आप कितना भी चिल्लाइए, मैं अपनी बात को पूरी रखूंगा, क्योंकि देश के हित में आज देश में सभी जातियों को, सभी धर्मों को लेकर के जब सरकार चल रही है तब आपको कष्ट है। हम इस बात को बताते हैं, आज इस देश में आप हाशिए पे इसलिए पहुंचे हैं, और आपके समर्थक राजनीतिक दल इसलिए हाशिए पे पहुंचे हैं क्योंकि आप नेगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, इसलिए 18 राज्यों में है, और यही कारण है 5 राज्यों में भी सिमट जाएंगे, इसलिए सिमटेंगे क्योंकि आपके अंदर अहंकार है। आप राजनीति की आप उसके अंदर वजीर के तौर पर लोगों को नचाने का काम कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पर तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होनी चाहिए। कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए अरे थोड़ा सा देश का अपमान हो या देश उन हथियारों को, ये बात मानेंगे जिहाद के नाम पर लोगों को कत्लेआम करते हैं जो यहाँ भाषण दे रहे हैं। हाँ सुनिए निजामी साहब सुनिए जी, ये आप ही के तो लोग हैं, वो का दौर है, हमसे क्या करें आप चाहिए। और ये बात अरुण जेटली जी ने कही थी राज्यसभा में, कि उन्होंने कहा था सोशल मीडिया का दौर है, आप राज्यसभा के अंदर कहें, बाहर कहें, सड़क में कहें, बर्लिन में कहें, कहीं भी बात सब जगह पहुंचेगी। तो सवाल उसका नहीं कि अभी कहाँ जाके आप क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात ये थी, वो जिनको संबोधित कर रहे थे वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जो कि देश में देश का 3.5% GDP वो रेमिटेंस भेज रहे हैं, वो हिंदुस्तान की जो विकास है उसके वो भागीदार रहे हैं। तो उनके समक्ष जाकर देश के बारे में चर्चा करना और चिंता जाहिर करना, अगर इससे लोगों को आपत्ति है, उनको बुरा लगता है, तो कम से कम सरकार अपना आचरण सुधारे कि लोग जहां बाहर जाके ऐसी बात ना करें, अगर उनको इतनी परेशानी है तो। निंदा इसलिए हो रही बंसल साहब को मिलाकर कि जो गलतियां हो रही हैं उस पर सुधार कर लिया जाए। ये मुझे लगता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये पॉजिटिव बात निकल कर सामने कि निंदा और गलतियों का एहसास इसलिए कराया जा रहा है ताकि उसे दुरुस्त कर लिया जाए। पुरानी बात है। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक सभी भाई आखिरी बात जल्दी से, सुझाव नहीं है सरकार के पास, विपक्ष के पास कोई सुझाव नहीं है, एक सुझाव नहीं दिया जब विपक्ष ने 3.5 साल की सरकार में विपक्षी पार्टी ने एक सुझाव नहीं दिया तो सकारात्मक कोई दिया है तो आज बता दे, आपके राष्ट्रीय चैनल पे बता दे कांग्रेस के नेता
कि उन्होंने एक भी बयान दिया हो सकारात्मक जो देश के विकास के लिए हो। प्रोग्राम अपने क्या समीर आप पूछ सकते हैं इनसे? एक बयान पूछ सकते हैं क्या? पिछले 3.5 वर्षों में कांग्रेस ने एक भी सुझाव दिया की बात होनी चाहिए। बता सकते हैं आपको प्रूव करना है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होगी इस देश में। सिर्फ 10 सेकंड के लिए निजामी साहब को एक बात बताना चाह रहा हूं। समीर भाई, कांग्रेस एक सुझाव बता दे पिछले 3.5 वर्षों में सकारात्मक दिया हो तो, विच इज अमंग्स दी ऑर्गन डोनर। मुझे बताइए, रिकॉर्ड शोज दैट 39 मुस्लिम्स अमंग मुस्लिम दिस ऑर्गन रिसिपिएंट्स, बट नॉट अ सिंगल मुस्लिम इज अमंग्स द ऑर्गन डोनर। आज देश के अंदर कितनी आवश्यकता है मुझे बताइए ऑर्गन डोनेशन की, लेकिन मुसलमान समुदाय में से कोई एक आदमी आगे नहीं निकलता। कौन नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता? इसको भी आपने हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया। अरे भाई रिपोर्ट है भाई, ये फैक्ट है। अरे अवेयर कीजिए लोगों को, अवेयर कीजिए लोगों को। अवेयर करने की बात कर रहा हूं। फिर मैं निकलने नहीं देना चाहते हैं। ऑर्गन डोनेशन में भी आप मजहब देख रहे हैं। अरे भैया मजहब यही देना आता, देना नहीं आता, आप नहीं निकलने देना चाहते। मैं कह रहा हूं मजहब ही तो नहीं करने। जब आप पूरे मजहब पर सवाल नहीं लगता नहीं कर रहा ना, जब आप पूरे मजहब पर सवाल जिम्मेदारी सभी तरीके की बात है, तो आप वही कह रहे हैं राहुल गांधी ने बिल्कुल सॉफ्टली सही बात कही। राहुल गांधी ने सही बात कही, वो तो देखना नलिन का काम है, लेकिन मैं बताऊं आखिरकार ये साफ है कि नहीं है? चलिए ठीक है, को नकार सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत को लेकर तमाम बातें की हैं। ऑपोजिशन लीडर के तौर पर राहुल गांधी ने भी विदेश की धरती पर जाकर बहुत सारी बातें की। अब ये आपको फैसला करना है, व्यूअर्स को फैसला करना है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम खास मेहमानों का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।